अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और इस इक्वेशन का नाम है मास एनर्जी इक्वेशन, यानी कि मास एनर्जी मुसावात, जो कि देने वाला था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्वेशन दी थी। ये एक छोटी सी इक्वेशन जो है E = mc², इसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। यानी कि इस इक्वेशन की बेस पे बहुत सारे ऐसे जो गुत्थियाँ थीं जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उनकी समझ आ गई थी। इसकी इब्तिदा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को तबाह नहीं किया जा सकता, लेकिन एनर्जी को हम एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसी तरीके से हम मास की बात करें तो मास भी एक हालत से दूसरी हालत में बदलता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। लकड़ी है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर्स निकलते हैं एज एनर्जी। ठीक है ना, यानी कि एनर्जी खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, वेपर्स खारिज होते हैं, हीट एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, उसके अलावा बाद में कोयला बच जाता है तो इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम देते हैं कि मास का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास मास ही बचता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरीके से एनर्जी भी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होती रहती है। मैं मिसाल देता हूँ, एनर्जी जो है वो कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। जब आप अपने कमरे के बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल उठता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एंड हीट एनर्जी में। आप पंखे को ऑन करते हैं तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। इस तरीके से जब आप अपने घर का जनरेटर चलाते हो तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। तो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये इसकी डेफिनेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाता है कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जो कि 1905 में उसने पेश की थी, शोज दैट मैटर यानी कि मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। एक दूसरे में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस फेमस इक्वेशन। इसकी फेमस इक्वेशन के मुताबिक हियर इज E = mc²। हेयर ई क्या है, यहाँ पर ई फॉर एनर्जी है, एम फॉर मैटर यानी कि मास यानी कि मैटर है, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, लैटिन वर्ड है क्लैरितास, CELERETAS, क्लैरितास। क्लैरितास का मतलब होता है स्विफ्टनेस, तेजी। ठीक है ना, तो उसके लिए रोशनी की स्पीड के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। पहले हम इसको, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था तो यानी कि इसके बारे में पहले इसको ये भी कहा जाता रहा था E = mv²। वी फॉर वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। रोशनी एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। इसी तरीके से रोशनी जो है 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। तो यहाँ पर E = mc²। यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m के, यानी कि अगर आप थोड़ी सी मास में तब्दीली से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते होते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, C आया है, C का स्क्वायर आया है, देयर इज़ अ बिगर कांस्टेंट। इसको हम बहुत बड़ा कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि जो रोशनी होती है उसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकंड के करीब आ जाती है। ठीक है, आइंस्टाइन ने जो मादे और एनर्जी की बाहमी तब्दीली की पेशगोई की थी, इसके मुताबिक किसी जिस्म में होने वाली मादे की कमी से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। ऐसा अक्सर न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो मसाले लेके आया हूँ वो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना, मास m और एनर्जी के दरमियान में ताल्लुक को उसने जो इक्वेशन दी थी E = mc², उसमें मैंने आपको बता दिया E फॉर जो है एनर्जी है, M फॉर मास या मैटर है, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, ये मसावात जो है वो ज़ाहिर करती है कि मादे की कलील मिकदार यानी कि मास की कलील मिकदार, मादे की मैटर की कलील मिकदार जो है से बेइंतहा एनर्जी हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है वो कुछ इक्वेशन, सपोज दैट
फिशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। इसमें ये यूरेनियम का एक एटम है, ठीक है, ये यूरेनियम का एक एटम है और ये 235 इसका है। और इसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए तो ये उसको उसके अपने अंदर जज़ब कर लेता है। उसके बाद ये एक धमाके से फटता है। जब एक फटता है तो लाइटर न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन जो है वो बनते हैं, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन और 7 एनर्जी खारिज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी यूज़ यूरेनियम एज ए मैटर, अगर हम यूरेनियम को मैटर के तौर पे लें तो इसमें तब्दीली से एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी पैदा होती है, और ये वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से हम बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर फ्यूज़न रिएक्शन की बात करें तो फ्यूज़न रिएक्शन की बात करें, फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसमें आइसोटोप्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। हेयर इज ड्यूटियम एंड ट्रीटियम, 2 आइसोटोप्स हैं, दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन करने पर हीलियम का एटम बनता है और हीलियम का एटम के साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी क्रिएट होती है, एनर्जी भी पैदा होती है। तो यहाँ पर मैटर में तब्दीली आई तो एनर्जी क्रिएट हुई, यहाँ पर मैटर में तब्दीली आई तो एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है ना। तो न्यूटन के आइंस्टाइन के इस लॉ के मुताबिक, आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि एनर्जी को क्रिएट किया जाता है जब मास में तब्दीली आती है, जब मास में हम तब्दीली करते हैं, ठीक है ना। मास में तब्दीली से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी हासिल करने के अमल के बुनियाद ये मसावत वगैरह मैंने आपको बताई हैं। और ये अमल सूरज, चांद, सूरज और सितारों वगैरह, क्योंकि सूरज भी एक सितारा है, वहाँ पर ये इसका हम अमल देख सकते हैं, वहाँ पर भी होता है अमल। तो वहाँ पर किस तरीके से अमल होता है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं बेटा। किस तरीके से होती रहती हैं मैं आपको इसका थोड़ा सा एक खाका सा बता दूँ। सपोज दैट ये सन है और ये हमारी ज़मीन है, ये सन है और ये ज़मीन है, ठीक है। इसकी मैं फ्रैक्शन की आपको बात बता दूं। देखें, सूरज ज़मीन से 2 लाख गुना बड़ा है, यानी कि इसमें 2 लाख के करीब ज़मीनें समा सकती हैं। सूरज इतना बड़ा है। सूरज के सामने अगर एक फुटबॉल है तो फुटबॉल के सामने अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चावल के दाने के बराबर हम ज़मीन को रखें तो ज़मीन इतनी ही होगी, हमारी ज़मीन बहुत छोटी है, ठीक है। अच्छा, अब सूरज के कोर में, कोर सेंटर को कहते हैं, वहाँ पे फोटॉन्स, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वैद्य की थ्योरी के मुताबिक 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं, फिर वो धमाके से पड़ता है तो उससे क्या एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी पैदा होती है। यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म टू कंबाइन हैवियर न्यूक्लियाई, छोटा न्यूक्लियाई या छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, मोटा न्यूक्लियाई बनाते हैं, भारी न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो रोशनी की मिकदार क्रिएट होती है वो सूरज की, यानी कंसंट्रेटेड इतना, यानी सूरज इतना डेंसिव है कि हालांकि सूरज एक एवरेज साइज का है, हमारा सूरज जो है वो एक एवरेज साइज रखता है, इतना बड़ा हमारा सूरज नहीं है, ठीक है। इवन कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक ऐसा सितारा भी है जिसमें 1700 सूरज समा सकते हैं, तो आप उस बात से अंदाजा लगा लें कि वो कितना बड़ा होगा। तो यहाँ से जब यहाँ पर रोशनी क्रिएट होती है, पैदा होती है, फोटॉन्स पैदा होते हैं, तो वो सूरज की सतह तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 लाख साल लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो रोशनी क्रिएट होती है, फोटॉन से रोशनी क्रिएट होती है सूरज के कोर से, सूरज की सरफेस तक आते आते रोशनी 1 लाख साल लगा देती है। और दिस इज ड्यू टू डेंसिव फ्यूजन रिएक्शंस इन द कोर एंड द सरफेस ऑफ द सन। सूरज की कोर और सरफेस के ऊपर जो क्रिएट होते हैं, यानी कि जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उनकी, और फ्यूजन रिएक्शन यानी कि मादे में थोड़ी सी तब्दीली से एनर्जी क्रिएट होती है, लाइट एनर्जी क्रिएट होती है। यही लाइट एनर्जी यहाँ पे पहुँचती है। सरफेस से ज़मीन तक रोशनी 8 मिनट और 14 सेकंड एवरेज टाइम है। दिस इज़ द एवरेज टाइम इन विच द सनलाइट रीचेस टू द अर्थ, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक रोशनी का पहुँचते पहुँचते तकरीबन 8 मिनट और 14 सेकंड्स लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो अमल वगैरह होते हैं, थोड़े से मास में तब्दीली से एनर्जी क्रिएट होती है, ये अमल सूरज और सितारों पर करोड़ों अरबों सालों से जारी है। हमारी सूरज की उम्र तकरीबन 5 बिलियन साल है,
5 अरब साल पहले, 5 बिलियन साल पहले ये हमारा सूरज बना था। ठीक है, तब से ये सारा सिलसिला जारी है। सूरज की एनर्जी का एक इंतहाई कलील हिस्सा 2 से 3% फ्रैक्शन जो है हमारे तक पहुंचती है। बेसिकली जो 100% सूरज की जो होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की यानी कि जो शुआएं सूरज की होती हैं वो हम ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते उसका सिर्फ 47, क्योंकि उसमें ओजोन की लेयर भी आती है, एटमॉस्फेयर भी आता है 700 किलोमीटर का, वहाँ पर वो जज़ब होती रहती हैं और सूरज की एनर्जी का, यानी कि सूरज की रोशनी जो हम तक 100% आ रही होती है उसमें से हमारी तक सिर्फ 47% जो है वो सूरज की एनर्जी जब पहुंचती है। ठीक है ना। अच्छा, सूरज के इन एनर्जी का ये बहुत थोड़ा हिस्सा ही चाहे पहुंचता है, लेकिन यही बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे लिए ज़िंदगी की अमानत है। अगर सूरज को ख़त्म कर दिया जाए, अगर सूरज को बुझा दिया जाए, तो ये हमारी यहाँ पर ज़िंदगी के ख़ात्मे का ऐलान होगा। ठीक है, तो हम इसको रिकॉल करते हैं कि आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक मादे में, मैटर में थोड़ी सी तब्दीली से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो सकती है। इसको मैंने फिशन रिएक्शन के ज़रिए बताया कि अगर आप यूरेनियम के एटम के ऊपर एक बम्बार्ड करें, किसको, न्यूट्रॉन को, तो मादे में तब्दीली आएगी, बेरियम में क्रिप्टॉन बनेंगे और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। इस तरीके से अगर आप ड्यूटियम और ट्रिटियम को इकट्ठा करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को इकट्ठा करते हैं, तो एक भारी हीलियम न्यूक्लियर बन जाएगा, जिसके दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। दिस रिएक्शंस आर टेकन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन और कोर ऑफ द सन। सूरज की या सितारे जितने भी हैं वहाँ पर यही रिएक्शंस वगैरह जो हो वो होते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था, मास एनर्जी इक्वेशंस ऑफ आइंस्टाइन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।